जाने के लिए आए हैं, न्याय यात्रा करने के लिए आए हैं। यहाँ के गहलोत जी के तानाशाही पुलिस हमको यहाँ से करौली जाने के लिए मना कर रहे हैं। राजस्थान के करौली में बीजेपी का जय श्री राम। हर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो यहाँ आया है, हर कार्यकर्ता करौली जाना तय हो चुका है। न्याय यात्रा से राजस्थान सरकार को ऐतराज किया। इससे पहले 3 वर्षों में जो कानून व्यवस्था की हालत हुई है छुपे नहीं है। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हम लोगों के थूक के से ही ये सरकार चली जाएगी। ये तानाशाही सरकार है। करौली जाना हमारा हक है, संवैधानिक अधिकार है। गहलोत के तानाशाही सरकार हर प्रकार के संवैधानिक हक को छीन रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच घमासान। 144 इम्पोज की जाती है, 17 जिलों में 144 लगाई जाती है, रामनवमी पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है, दोहरा कैरेक्टर है। करौली के दंगाई आजाद हिरासत में बीजेपी कार्यकर्ता। वो जंगल राज आज वास्तविक रूप में अशोक गहलोत के राजस्थान में आज चालू है। ये जंगल राज के खिलाफ युवा मोर्चा का अभियान है। करौली जाने तक युवा मोर्चा का ये लड़ाई जारी रहेगा। 264 घंटे से कहां अंडरग्राउंड दंगेबाज मतलूब। अब तक आपने करौली हिंसा की तस्वीरें देखी, पत्थरों और पेट्रोल बम से लदे हुए अपनी छतें देखी, जलती हुई दुकानें देखी, सिसकती हुई आंखें देखी। लेकिन आपको दिखाते हैं कि लगातार रो रही आंखों से दर्द के आंसू पोंछने की कोशिश जब बीजेपी नेताओं ने की, तो कैसे गहलोत सरकार ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग खड़ी कर दी उन नेताओं को रोकने के लिए। यह कहा गया कि इसकी इजाजत नहीं थी, तो बिल्कुल बात ठीक है, इजाजत नहीं तो आप रोकिए। लेकिन सवाल फिर यह उठता है कि पुलिस की इतनी मुस्तैदी जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को निभाने के लिए हो सकती है, तो फिर पुलिस की इतनी मुस्तैदी दंगों के पहले और नंबर 1 आरोपी को ढूंढने के लिए क्यों नहीं हो सकती। करौली में 2 अप्रैल को हुई हिंसा के विरोध में बीजेपी ने जय श्री राम का नारा देते हुए न्याय यात्रा की बिगुल फूंक दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी के 400 से ज्यादा कार्यकर्ता करौली चलो का नारा देते हुए करौली की तरफ बढ़े। इन कार्यकर्ताओं की अगुवाई बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने की। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइम्स नाउ भारत पर, और आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फोर्स जो डिप्लॉय की गई है उसकी तस्वीरें। बैरिकेड लगाया गया है सड़क पर और पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर नजर आती है। जहाँ भी नजर जाएगी आप देखेंगे फोर्स डिप्लॉय की हुई है, बैरिकेड्स हैं, एसटीएफ है, पुलिस है, आरएसी है। और इस तरफ जरा यहाँ से हम लोग तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ का दृश्य आप देख पाएंगे। इधर बैरिकेड के उस तरफ पूरा छावनी बना दिया गया इलाका। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बीजेपी की इस न्याय यात्रा को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। करौली बॉर्डर पर तैनात पुलिस बल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था। मूल उद्देश्य यही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और उसी का दृष्टिकोण में रखते हुए जो डेलीगेशन है उससे बातचीत की जा रही है और बातचीत मेरे ख्याल से अंतिम चरण में बहुत जल्द समाधान निकल जाएगा। बीजेपी और युवा मोर्चा की न्याय यात्रा को करौली बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। यहाँ देखिए, ये राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया हर हाल में करौली पहुंचना चाहते हैं। पुलिस ने रास्ता रोका तो अपना रास्ता खुद बना लिया। बैरिकेड के ऊपर चढ़कर पुलिस के बंदोबस्त को बेमानी बताने में लगे हुए हैं। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार रास्ता मिल ही गया। बैरिकेड को पार करके दूसरी तरफ पहुंच ही गए। रामनवमी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है, दोहरा कैरेक्टर है।
हिंदुओं को दबाने की कोशिश है, वो अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता अब समझ चुकी है कि अशोक गहलोत के कथनी और करने में कितना फर्क है, किस तरीके से वो जाति, पंथ और मजहब की और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अब ये समय आया है कि कांग्रेस के दिन लद गए। युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राजस्थान की गहलोत सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर करौली नहीं जाने दिया गया तो बीजेपी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसी तरह उग्र प्रदर्शन करेंगे। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि हर कीमत पर करौली जाएंगे, नहीं तो सामूहिक रूप से गिरफ्तारियां देंगे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं का रास्ता रोका तो सब जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। जिद एक ही थी, करौली जाएंगे। हालात बेकाबू होता देखकर पुलिस ने बीजेपी और युवा मोर्चा के 400 से ज्यादा सदस्यों को हिरासत में ले लिया, जिसमें युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग शाम तक, रात तक ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? रात तक के लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हो? किसी प्रयास में एट एनी कॉस्ट हम करौली जाएंगे, ये संकल्प आपको सिद्ध है क्या? पुलिस बल की तैनाती पर गौर कीजिए। ये राजस्थान सरकार का बल है जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को करौली जाने से रोकने के लिए करौली बॉर्डर पर 3 लेयर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि बीजेपी की न्याय यात्रा बिना अनुमति के जा रही थी, तो बिना अनुमति न्याय यात्रा को रोका जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार से भी कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए। दंगाइयों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने इस तरह की कोई कोशिश क्यों नहीं की? क्यों आज भी करौली हिंसा के आरोपी कानून की गिरफ्त से दूर है? क्यों अब तक करौली हिंसा के मुख्य आरोपी मतलूब तक राजस्थान की पुलिस नहीं पहुंच सकी है? बहरहाल न्याय यात्रा को लेकर 3 आईपीएस अफसर, 16 आरपीएस अधिकारियों को करौली में तैनात किया गया है। बड़े अधिकारियों के अलावा मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। करौली में शांति को बनाए रखने के लिए कर्फ्यू का समय घटा दिया गया। अब 10 बजे ही करौली में कर्फ्यू लागू रहेगा। भवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ, नवभारत, करौली, राजस्थान। अब एक सवाल है जिसके जवाब पर हर कोई खामोश हो जा रहा है, और सवाल है कि दंगों का पहला आरोपी मतलूब अहमद कहां है? वो कोई आम आदमी नहीं है जो ऐसे ही गायब हो जाए। वो पार्षद है, वो भी कांग्रेस समर्थित पार्षद है। दंगों के वक्त पुलिस के पास खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था, लेकिन दंगों के बाद एकदम गायब हो गया। तो सवाल गहलोत सरकार से और राजस्थान पुलिस से कि जाने वाले बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लेते हैं, लेकिन दंगों के आरोपी पार्षद को ढूंढने में पुलिस नाकाम है, या फिर ऊपर से फरमान है इसलिए ढूंढा ही नहीं जा रहा? राजस्थान की पुलिस बीजेपी के नेताओं और युवा मोर्चा को करौली पहुंचने से रोकने में लगी है। राजस्थान सरकार से ये कोई नहीं पूछता कि करौली का गुनहगार कब होगा गिरफ्तार। 2 अप्रैल को करौली में हिंसा हुई थी। 11 दिन बीत चुके हैं और 11 दिन बाद भी राजस्थान पुलिस के हाथ खाली हैं। करौली में सांप्रदायिक हिंसा का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद कब गिरफ्तार होगा? इस सवाल का जवाब करौली की जनता पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। दंगों को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस की पकड़ से आरोपी मतलूब खान दूर है। टाइम्स नाउ नवभारत ने हिंसा वाले दिन का वीडियो दिखाया था, जिसमें मतलूब खान भीड़ के बीच में खड़ा था और फोन पर बातें कर रहा था। राजस्थान की सरकार मतलूब खान को जानती है, राजस्थान की पुलिस मतलूब खान को पहचानती है, लेकिन फिर भी मतलूब को पकड़ पाने में सरकार और उनकी पुलिस दोनों नाकाम हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के पास दंगे के दिन के वीडियो मौजूद हैं। उन वीडियो ने राजस्थान की खाकी वर्दी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे पुलिस वाले मूक दर्शक होकर हिंसा होते हुए देख रहे थे। इसी वीडियो में एसएचओ रामेश्वर दयाल, डिप्टी एसपी मनराज मीणा मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने दंगा रोकने की जहमत नहीं उठाई। उन 2 पुलिस अधिकारियों में से एसएचओ रामेश्वर दयाल को टाइम्स नाउ नवभारत ने ढूंढ निकाला। जब टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता ने उनसे पूछा कि उन्होंने दंगे के दौरान कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, तो सुनिए उनका जवाब क्या था।
मैं कह रहा हूं, मेरे पास एक वीडियो है जिसमें आप भी हैं वहाँ मौके पे। सर क्या कहेंगे भी आप? सर मौके पर थे हम। तो फिर आपने रोका क्यों नहीं उनको? उनको रोका। कब रोका? टाइम्स नाउ नवभारत के वीडियो में पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरे दिख रहे हैं, लेकिन राजस्थान के डीजीपी को अभी भी जांच का इंतजार है। देखिए अभी क्योंकि जांच के बाद जो भी स्थिति आएगी सामने उनके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जहां तक परमिशन देने का सवाल है, 2015 से के बाद यहाँ पर जुलूस की अनुमति नहीं मांगी गई थी। ये 2015 के बाद 7 साल के अंतराल बाद ये मांगी गई थी। और मेरा ये मानना है किसी को रोकना ठीक नहीं है। जो व्यवस्था स्थापित करके त्यौहार मनाने की इजाज़त दिया जाना उचित होता है। करौली हिंसा के आरोप में पुलिस ने अब तक 44 लोगों की पहचान की है। इनमें से 23 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी के रूप में मतलूब खान की पहचान की गई है, लेकिन उसे अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। 2 अप्रैल को दंगों के बीच मतलूब खान दिखाई दिया था, जब वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। ये साफ नहीं है कि मतलूब हिंसा के लिए किसी को आदेश दे रहा था या किसी से आदेश ले रहा था। वीडियो पुलिस के पास भी है, लेकिन पुलिस मतलूब खान की तलाश नहीं कर पा रही है। मतलूब अब तक फरार है। और अब जब बीजेपी न्याय यात्रा निकाल रही है, तो बीजेपी की न्याय यात्रा को रोककर राजस्थान सरकार और पुलिस मतलूब को ना पकड़ पाने की अपनी नाकामी छिपा रही है। ये हिपोक्रेसी का गरिमा है। हम लोग दबने वाले नहीं है। और अभी हमारा अशोक गहलोत सरकार इन सभी हिपोक्रेसी को विल हैव टू पे वेरी वेरी हाई प्राइस फॉर दिस। राजस्थान सरकार करौली में हुई हिंसा के बाद अपनी नाकामी छिपाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगी है। इस तरीके से दमन करके ये सरकार लोकतंत्र की और बहुसंख्यक हिंदुओं की आवाज दबा नहीं सकते। और इससे पहले 3 वर्षों में जो कानून व्यवस्था की हालत हुई है छुपी नहीं है। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हम लोगों के थूक के से ही ये सरकार चली जाएगी। इसलिए हम सब लोग पूरी मजबूती से उन सब लोगों के पीड़ितों के साथ खड़े, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए। करौली हिंसा का मुख्य आरोपी कहां है, इस पर राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस दोनों ही मौन है। खबर पुष्पेंद्र, करौली, टाइम्स नाउ नवभारत। और करौली के बाद अब सीधी बात करते हैं कश्मीरी हिंदुओं के हक की। फिल्म द कश्मीर फाइल्स आपको याद होगी। 32 साल बाद यह आवाज उठी कि कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन जिस वक्त साल 2022 में आवाज उठ रही है कि कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ मिले, साल 2022 में 1990 में जो धमकी मिलती थी, एक दफा फिर कश्मीरी हिंदुओं को मिलनी शुरू हो चुकी है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर एक चिट्ठी साझा की। वो चिट्ठी है आतंकी संगठन जमात इस्लाम की, और जमात इस्लाम आतंकी संगठन कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़ने की धमकी दे रहा है, वरना अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। कश्मीर के मसले का एक ही हल। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म पर बनी फिल्म सुपरहिट साबित हुई। टिकट खिड़की पर तो इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तो तोड़े, साथ ही इस फिल्म में खूब तारीफ भी बटोरी। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों को देख लोग सिनेमा घर में रो पड़े। ये एक फिल्म ना रहकर मुहिम बन गई। मुहिम कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने की, मुहिम कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर कश्मीर में बसाने की। जिसने भी द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी, वो तारीफ करने से नहीं चूका। ये फिल्म तो 90 के दशक की कश्मीर की कहानी बताती है, लेकिन साल 2022 में भी आतंकी संगठन एक बार फिर 90 वाले हालात बनाना चाहते हैं। वैसे तो कश्मीर में ज्यादा पंडित अब नहीं है, लेकिन जितने पंडित बचे हैं उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्हें एक बार फिर कश्मीर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आतंकी संगठन लश्कर इस्लाम ने एक चिट्ठी जारी की है। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया कि मोदी शाह भी तुमको नहीं बचा पाएंगे। ये आतंकी अब खुलेआम कश्मीरी पंडितों को धमकी देने पर उतर आए हैं। कश्मीर छोड़ दो वरना मारे जाओगे। तुम लोग अल्लाह की निगरानी में हो। तुम सभी लोगों को एक एक कर कर मार कर नर्क में भेजा जाएगा। मोदी और शाह भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अल्लाह का अनुसरण करने वाले लोगों को ही कश्मीर में रहने का हक है। कुरान में उन सभी लोगों को जान से
खत्म करने का साफ निर्देश दिया गया है, जो अल्लाह और उनके नबियों का अनुसरण नहीं करते। हमारे भाइयों ने उस काम को शुरू कर दिया है जो कि 1990 के दशक में पीछे छूट गया था। कश्मीर में रहने वाले हर कश्मीरी पंडित को मारकर नर्क में भेजा जाएगा। इस पत्र को फिल्म कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। पत्र में कश्मीरी पंडितों को मारने का साफ निर्देश दिया गया है। पत्र में अल्लाह पर विश्वास न करने वाले लोगों को काफिर बताया गया है। इसके साथ ही कश्मीर में रह रहे मुस्लिमों को काफिरों यानी गैर मुस्लिमों से दोस्ती न करने की हिदायत दी गई है। पत्र में उन मुस्लिमों को भी मारने का निर्देश दिया गया है जो काफिरों संग दोस्ती करने की जहमत उठाएंगे। ये चिट्ठी ऐसे टाइम पर सामने आई है जब तक कश्मीर फाइल्स को लेकर बहस जारी है। धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में अमन और शांति का माहौल है, लेकिन आतंकी संगठन इस तरह की धमकी देकर एक बार फिर कश्मीर में 90 जैसे हालात बनाने पर उतारू है। लिखा गया वो कश्मीर हमारा था, तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में। एक बार फिर से कश्मीर में 90 की दशक के जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है। जहां एक और वादी कश्मीर में हालात सामान्य होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी संगठन एक बार फिर से बाई का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लश्कर इस्लाम नाम की तंजीम ने एक बार फिर से बारामूला में कश्मीरी पंडितों को धमकाया है। उनसे कहा है कि या आप कश्मीर छोड़ दें, नहीं तो आप इस्लाम कबूल कर लें। ये सब उस समय हो रहा है जब सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि एक बार फिर से कश्मीरी हिंदुओं को वादी में वापस लाया जाए। और अब आपको सीधा कुतुब मीनार लेकर चलते हैं, जहां भगवान गणेश और दूसरे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर विवाद लगातार गहरा चुका है और यह मामला आज अदालत में भी गूंजा है। ये कुतुब मीनार है और ये कुतुब मीनार में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में रखी भगवान गणेश और दूसरे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। कुतुब मीनार पर इसके अंदर देखिए ये हिंदू देवी देवताओं के कितनी मूर्तियां हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ लॉर्ड गणेशा यू कैन सी हियर, स्टोन में है, आप देख सकते हैं बराबर। उनका पेट है, सूंड है, मूर्ति काटी गई है ये लॉर्ड गणेशा की। ये एक बरामदा है, ये देखिए एक ये लॉर्ड शिवा की स्टैचू। कुतुब मीनार परिसर में रखी इन मूर्तियों को लेकर विवाद अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए एएसआई को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हटाने से रोक दिया। ने आज स्टेटस को का ऑर्डर पास किया है और एएसआई के वकील को कहा है कि अगली सुनवाई तक 17 मई तक आप प्रॉपर्टी का नेचर नहीं बदलेंगे। और ये जो याचिका है ये कोई फ्रेश याचिका नहीं है। ऑलरेडी हमारा कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ऊपर केस चल रहा है जिसमें ऑलरेडी साकेत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एएसआई को नोटिस जारी कर चुकी है। और उस पेंडिंग सूट में, उस पेंडिंग अपील में हमने एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें मांग की थी कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने 25 मार्च को लेटर लिखा है और ये सजेस्ट किया है कि वहां से मूर्तियां हटाई जाएं, उसका हमारा विरोध था और हमने कहा था मूर्तियां वहां से ना हटाई जाएं, उसी कॉम्प्लेक्स में एक सम्मानित जगह पर रखी जाएं, जिसपे कोर्ट ने आज स्टेटस को का ऑर्डर पास किया है। और अगली सुनवाई में हम भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि मूर्तियों को एक सम्मानित जगह पे उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर रखा जाए जब तक केस डिसाइड ना हो जाए। लेकिन यह मामला उठा कहां से, आपको जानना चाहिए। महरौली की पार्षद आरती सिंह ने एएसआई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दावा किया कि इसी जगह भगवान गणेश की मूर्ति को अपमानित किया गया है और इसको दोबारा रिस्थापित करके, पुनः स्थापित करके इसकी पूजा अर्चना शुरू किया जाए। महरौली से बीजेपी की पार्षद आरती सिंह के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भी सरकार से कुतुब मीनार परिसर में 27 प्राचीन मंदिरों के पुनर्निर्माण और हिंदू रीति रिवाजों के साथ पूजा शुरू कराने की मांग की थी। और सबसे पहले पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय भी ये मुद्दा सरकार के सामने उठा चुके हैं। हाँ, ये विवाद नया नहीं है, ये विवाद काफी ज्यादा पुराना है। यहीं के पास हटे मंदिर के पुजारियों ने भी यही कहा है कि यहाँ पर सन 2000 से पहले पूजा अर्चना होती थी, आरती होती थी, इसको बंद कर दिया गया है। इसको दोबारा से पुनर्स्थापित करके मूर्ति को पूजा अर्चना शुरू की जानी चाहिए। महरौली की पार्षद आरती सिंह ने भी ये भी कहा कि इसको पृथ्वीराज सिंह चौहान ने बनवाया था, लेकिन जब मुगल शासन आया था तो उसको तोड़वा कर मंदिर को कुतुब मीनार बनवा दिया गया था। आपको बता दें इसका ये विवाद तेज हो गया है।
धर्मों के आधार पर ये मामला चल रहा है, तो इसी को लेकर यहाँ पर आसपास हिंदू पुजारियों में काफ़ी ज़्यादा रोष पैदा हो रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने है, जहां पेशावर में इमरान खान की बड़ी रैली और उससे पहले पेशावर की सड़कों पर भीषण जाम लगा हुआ है। सड़कों पर जाम में फंसी गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। पीटीआई कार्यकर्ता गाड़ियों से पेशावर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या जुटने के चलते इमरान के समर्थकों की वजह से यह लंबा जाम लगा हुआ है। पीएम पद से हटने के बाद इमरान खान की यह पहली रैली है, जिसके बाद पेशावर की सड़कों पर यह देखिए जरा, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको गाड़ियों का हुजूम, गाड़ियों का ये लश्कर आपको तैनात मिलेगा जो इमरान खान के समर्थन में है। और इन्हीं की वजह से हजारों की संख्या में आम लोग ऐसे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिनका इमरान खान के समर्थन से या इमरान खान के विरोध से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वो घंटों से इस जाम को झेलने के लिए जिनको मजबूर कर दिया गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, झंडे लहराते हुई गाड़ियां और उन पर लदे हुए लोग, किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तक आपको गाड़ियों की यही तस्वीरें, यही चीजें नजर आएंगी। आप पेशावर की तस्वीरें, पीएम पद से हटने के बाद इमरान खान की तरफ से यह पहली रैली का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में इमरान खान के समर्थक पेशावर पहुंच रहे हैं। और वहीं के उनके समर्थकों के हुजूम में पेशावर पहुंचने के चलते आम लोगों के लिए एक गले की फांस बनता जा रहा है। यह आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पीटीआई कार्यकर्ता गाड़ियों से पेशावर पहुंच रहे हैं और पीटीआई कार्यकर्ताओं के समर्थन की वजह, यह समर्थन की जो कीमत है वो आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। इमरान खान को वोटिंग के जरिए पीएम के पद से हटाया गया, उसके बाद इमरान खान की पीएम के पद से हटने के बाद ये पहली पब्लिक रैली है जो इमरान खान ने आह्वान किया था। हालांकि जिस वक्त इमरान खान को जिस रात पीएम पद से हटा दिया गया, उसके ठीक बाद ये पहली ऐसी रैली है जो इमरान खान ने ऑफिशियली ऑर्गेनाइज की है। और अब बात करते हैं खरगोन की। रामनवमी के दिन देश भर में हुए दंगों पर आज एक बड़ा खुलासा हुआ। दंगों की साजिश के नए मॉडल का पर्दाफाश हुआ। ये पूरी खबर दिखाएंगे आपको, दंगाइयों का पूरा नेक्सस समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक के दंगों की क्रोनोलॉजी समझिए। दो राज्यों में हिंसा का कनेक्शन क्या है ये समझिए जरा आप। मध्य प्रदेश के खरगोन और गुजरात के हिम्मतनगर में हुई हिंसा का क्या कनेक्शन है? गंभीर रूप से पत्थरबाजी हो रही थी और कुछ आवाजें भी आ रही थी जो पेट्रोल बम आदि की थी। क्या इस हिंसा की प्लानिंग पहले से थी? एक व्यक्ति जो है एकदम से एक पक्ष का दूसरे पक्ष की तरफ तलवार लेके दौड़ा और गंभीर घटना न घट जाए तो हमने इसे पकड़ा। खरगोन और हिम्मतनगर हिंसा का गुनहगार क्या एक ही है? उसको कोई कवर दे रहा होगा तो उसने फायर कर दिया, तो फायर से मेरे पैर में गोली लगी। खरगोन और हिम्मतनगर में हुई हिंसा की घटना को एक साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि दोनों ही जगहों पर हिंसा की क्रोनोलॉजी एक सी है। दोनों की तारीख और टाइमिंग सेम टू सेम है। दोनों जगहों पर रामनवमी के दिन हिंसा हुई। दोनों ही जगहों पर दो समुदाय के लोग भिड़े। दोनों ही जगहों पर भारी मात्रा में पत्थर मिले। दोनों ही जगहों पर पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया और दोनों शहरों में लोगों के घर चिन्हित करके जलाए गए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सब प्री प्लान था? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह देखते हैं। दोनों ही शहरों में जब हिंसा भड़की तो जमकर पत्थर चले। सवाल उठता है कि इतने पत्थर आए कहां से? खरगोन में दोनों तरफ से जमकर पत्थर बरस रहे हैं। खरगोन में दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थर बरस रहे थे। इतने पत्थर अचानक कहां से आ गए? हिम्मतनगर की भी ताजा तस्वीरों में छतों पर पत्थर पड़े दिख रहे हैं। पेट्रोल बम पड़ा है। सवाल उठता है कि क्या ये पत्थर और पेट्रोल बम पहले से लाकर रख दिए गए थे? क्या यह हिंसा एक सोची समझी साजिश थी? खरगोन और हिम्मतनगर में दंगे की स्क्रिप्ट एक जैसी इसीलिए भी लगती है क्योंकि दोनों ही जगहों पर कुछ घरों को टारगेट करके हमला किया। दोनों ही शहरों से रिपोर्ट देखिए, तब ये बात समझ में आएगी। सब यही लोग आते और हर बार हमारा एक बार नहीं चारों बार जब भी कर्फ्यू लगा, जब भी हमारे घर उनका नुकसान हुआ, यहाँ से लगा के ये 4-5 घर उनको ये मुद्दा बना लिया है। पूरी आखिरी में मेरे घर को जलाया
और मेरे बच्चे और हम परिवार हम इनका सहारा से अंदर छिपा रहे कि भाई ऐसा नहीं होगा। पर आइए ना आखिरी में हमारे घर पर एकदम पेट्रोल डाल दियो, आग लग गई। यहाँ से पहले ये लोगों ने इकट्ठा हुए मेरे बराबर, यहाँ से इकट्ठा होके सब मस्जिद में इन लोगों ने पहले से प्लानिंग कर दी थी बराबर। फिर बम जो थे, बम को कम्प्लीट जो दुकानें प्लानिंग करके वहाँ सब रखे हुए थे। फिर एक आदमी ने यहाँ से बोलते बोलते गालियाँ बोलते बोलते कि तुम बन जा रहा, बाहर निकलो, इस तरह से ये बोला। फिर जैसे ही बोलते बोलते ऐसे हुआ कि फिर सामने से पत्थर मारा फिर चालू कर दिया। और पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि बारूद लेके मारो बंजारों को, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। एक के हाथ में गालियाँ बोले गए। ये एक बार नहीं हुआ, चौथी बार हुआ है, चौथी पांचवी बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ। अब दोनों जगहों पर हुई हिंसा में कितनी समानता है, इसे वहां के चश्मदीदों की बातों को सुनकर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको खरगोन के एसपी की बात सुनवाते हैं, जो खुद इस हिंसा के पीड़ित हैं। दंगा रोकते वक्त इनके पाकिस्तान के इंटरनेशनल फकीर नए हुक्मरान को ये क्या कह दिया। जो कौम को भिखारी कहता है खुद भिखारी होगा। नए वजीर आजम को ये क्या कह दिया। जी मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। नए पीएम को इंटरनेशनल भिखारी कह दिया। भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है खुद भिखारी होगा। जनाब आप तो शरीफ थे, भिखारी कब से हो गए। जी मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। इंटरनेशनल भिखारी कहकर इंटरनेशनल बेइज्जती। भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है खुद भिखारी होगा। वाह रे पाकिस्तान, नए पीएम का ऐसा सम्मान। शहबाज देखते रहे, वो असेंबली में मजाक उड़ाते रहे। बात पाकिस्तान की, जहां इमरान को सत्ता से बेदखल करके शहबाज शरीफ पीएम बने, लेकिन उनके पीएम बनते ही पाकिस्तान में उन्हें इंटरनेशनल भिखारी कहकर अपमानित किया जाने लगा। इंटरनेशनल भिखारी, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा किसने कहा? शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल भिखारी कहकर उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती किसने की? पाकिस्तान की इस वायरल वीडियो से आपको इस हर सवाल का जवाब मिलेगा। जी मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। पाकिस्तान से वायरल ये 25 सेकंड का वीडियो, और उस 25 सेकंड के वीडियो में पाकिस्तान के नए नए पीएम बने शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती। शहबाज शरीफ इंटरनेशनल भिखारी। ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है खुद भिखारी होगा। शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल भिखारी किसने कह दिया? वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है? उसने अपने देश के प्रधानमंत्री का सरेआम मजाक क्यों उड़ाया? उस व्यक्ति का शहबाज शरीफ को इस तरह बेइज्जत करने के पीछे का मकसद क्या था? आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन पहले 24 सेकंड का ये वायरल वीडियो ध्यान से देखिए, जिसमें नवाज शरीफ के भाई की टोपी सरेआम उछाली गई। सबसे पहले स्क्रीन पर शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल भिखारी कहने वाला ये व्यक्ति नजर आता है और कहता है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की असेंबली के अंदर खड़ा है और वो यहाँ से पूरी दुनिया को पाकिस्तान का इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता है। जी मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। इतना कहने के फौरन बाद ये व्यक्ति असेंबली में मोबाइल का कैमरा उस ओर घुमाता है जिधर शहबाज शरीफ बैठे होते हैं। इसके बाद
ये व्यक्ति शहबाज शरीफ को बिना लाग लपेट इंटरनेशनल भिखारी कहना शुरू कर देता है, और वो भी एक नहीं पूरे 9 बार। शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल भिखारी कहकर ये व्यक्ति असेंबली में जोर जोर से चिल्लाने भी लगता है। जी मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। हम भिखारी नहीं है, हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी ये है। शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल भिखारी कहकर इंटरनेशनल बेइज्जती करने वाले पाकिस्तान की असेंबली में ही शहबाज शरीफ को इस तरह से अपमानित करने वाले इस व्यक्ति का नाम है फहीम खान, जो कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसद हैं और कराची से इमरान की पार्टी के माननीय हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ को उस वक्त इंटरनेशनल भिखारी कह दिया जब सदन में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग चल रही थी। हम खुददार कौम है, ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी। और फहीम खान ने ऐसा करके पाकिस्तान की आवाम को ये जताने की कोशिश की कि इमरान की पार्टी ईमानदार है, जबकि शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के असली भिखारी हैं। अब शहबाज शरीफ ने इस अपमान पर ध्यान दिया या नहीं, सुना या अनसुना कर दिया, इस बेइज्जती का शहबाज शरीफ पर कितना असर हुआ ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन पीटीआई के सांसद फहीम खान ने चूंकि ये वीडियो असेंबली के अंदर शूट किया था, तो ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया और इसी बहाने पूरा पाकिस्तान मजाक का पात्र बन गया। लोग इस वीडियो को देखने के बाद शहबाज शरीफ या फहीम खान पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर हंसने लगे और सोचने लगे कि एक देश के प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान सिर्फ पाकिस्तान में ही उड़ सकता है, क्योंकि ये वो मुल्क है जहां नया पाकिस्तान एक जुमला है और सेना की कठपुतली नया हुक्मरान एक मजाक। ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आपने देखा कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कैसे संसद के अंदर तार तार कर दिया गया, कैसे पाकिस्तान में इमरान के माननीय ने अपशब्दों का इस्तेमाल करके देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। ये तो हुआ शब्दों से हमला, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जूतों, चप्पलों और मुक्कों से भी विरोधियों का स्वागत जोरदार हो रहा है। और ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया नए पाकिस्तान का यह तमाशा देखकर ठहाके लगा रही है। 10 सेकंड का वीडियो और नर्क पाकिस्तान के भूत, वर्तमान और भविष्य की पूरी तस्वीर। ऐसी तस्वीर जिसमें जूते चले, चप्पल चले, मुक्के चले, गाली गलौच जमकर हुई और पूरी महफिल ये तमाशा आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। इस लड़ाई झगड़े की शुरुआत कैसे हुई ये देखिए। सबसे पहले इस नीली शर्ट वाले व्यक्ति ने पानी से भरा गिलास उठाया और सामने वाले बुजुर्ग पर दे मारा। इसके फौरन बाद सफेद रंग के पठानी सूट और काली सदरी पहने इस बुजुर्ग ने जूता फेंक कर जवाब दिया। फिर एंट्री हुई काले रंग के पठानी सूट पहने इस व्यक्ति की। उसने उस दाढ़ी वाले बुजुर्ग को सिर्फ पकड़कर मुक्का मारा और एक ही पंच में ये व्यक्ति जमीन पर धाराशायी हो गया। बुजुर्ग कुर्सी पकड़कर उठता उससे पहले ही इस मल्ल युद्ध में चश्मा पहने चौथे बंदे की एंट्री हो गई। उसने पांचवें व्यक्ति के साथ मिलकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को जमीन पर ही खींचना शुरू कर दिया। जमकर धुनाई की। महफिल में टेबल पर सजा कर रखे गए बर्तन टूटते फूटते रहे। धक्का मुक्की जबरदस्त हुई।
अब देखिए इस मारपीट का एपिसोड नंबर 2, जिसमें एक दूसरे को देख लेने वाली ट्रेलर बाजी, डायलॉग बाजी जबरदस्त हुई और ये वीडियो पूरे 44 सेकंड का वायरल हो गया। इसमें उसी सफेद रंग के पठानी सूट पहने बुजुर्ग व्यक्ति को खरी खोटी सुनाई जा रही थी, गालियों से नवाजा जा रहा था, भरी महफिल में जिसकी पहले धुनाई हो चुकी है। मारपीट का ये वीडियो असल में राजधानी इस्लामाबाद के एक होटल से वायरल हुआ, जहां पीटीआई के बागी नेता नूर आलम खान, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनेटर मुस्तफा नवाज खोखर, फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल उस व्यक्ति से मारपीट करते नजर आए। मजेदार बात यह है कि अब तक ये साफ नहीं है कि विवाद किस वजह से हुआ और मारपीट क्यों हुई। तो ये तो हाल है पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद का, जहां सरकार और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं की बदतमीजी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। कुर्सी के लिए पाकिस्तान के माननीय मर्यादा खो बैठे हैं। ऐसे में वहां की आवाम का क्या भला होगा, कौन भला करेगा, ये ऊपर वाला ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब आपको रूस यूक्रेन युद्ध की बात बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 48वां दिन है और इन बीते 48 दिनों में आपने देखा होगा कि रूस की सेना यूक्रेन पर जबरदस्त तरीके से हमला कर रही है और यूक्रेन पलटवार जोरदार कर रहा है। यही वजह है कि कीव पर रूस अब तक कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अमेरिका भी अब रूस पर हमले का प्लान बना रहा है? तो जानकार तो यहां तक कहने लगे कि रूस पर हमले के लिए बाइडेन सही वक्त और सही मौके की तलाश में। अगर ये सही है तो क्या यूक्रेन में वॉर का नेक्स्ट लेवल बाइडेन वाला बदला होगा? ये रिपोर्ट जरा देखिए और समझिए आप। यूक्रेन पर रूस का आसमान से भीषण हमला, मी-24, मी-28N और का-52 हेलीकॉप्टर से अटैक। क्रीमिया के सागर से रूस का यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन की UCAV बायरख्तार पर मिसाइल अटैक। रूस ने महासागर से कैलिबर मिसाइल दागी। रूस के वॉरशिप से कैलिबर मिसाइल अटैक। ये तीनों वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है मानो यूक्रेन को रूस ने पूरी तरह तबाह कर दिया हो, लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि यूक्रेन अगर तबाह हो रहा है तो जवाब भी करारा दे रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन रूस युद्ध को 48 दिन बीत चुके हैं और अब तक रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। तो यूक्रेन की ऐसी क्या ताकत है जिससे रूस के भी पसीने छूटने लगे हैं? तो यहीं से बाइडेन बदला की एंट्री होती है। रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो फिर से सक्रिय हो गया है। ब्रसेल्स में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन की मदद के लिए बैठक की है। माना जा रहा है कि बूचा में रूसी नरसंहार के बाद यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए नेटो देश अपने हथियारों की आपूर्ति तेज करेंगे और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका भी रूस पर हमला करने से नहीं हिचकेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका रूस पर हमला कर सकता है। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिएगा आप सवाल पब्लिक का एडिटर इन चीफ नाइब कुमार के साथ। उससे पहले नजर अब तक